Good morning, dear students. Today I am discussing with you Introduction of Triangles, Chapter 7, from your NCERT topics I am to discuss. I have written on this side. First one is congruence of triangles. Before that, let you know what is triangle. It is just close-sided, three-sided figure. Very well known to you. But now I will take two triangles. ABC, PQR. Congruence of triangles. If I put this triangle PQR over ABC in some way, if it covers triangle ABC completely, then it is said to be the triangles are, second way as well. From if I do same for ABC on PQR, it must also cover in both ways. Then triangles are said to be congruent. So congruence. Next, correspondence relation. I have told you just put one over the other. Naturally, one of the three PQR will come on B. Second will go to B. Third one definitely go to C, and vice versa. When A, B, C come here, will take same position. वो बिल्कुल सेम पॉइंट पर आएंगे. ए मान लो P A के ऊपर आ रहा है, Q B पर आ रहा है और R C के ऊपर आ रहा है, पूरा पूरा कवर कर रहा है. जब आप A B C को उठाकर P के R के ऊपर रखेंगे तो A पॉइंट P के ऊपर आएगा, B पॉइंट Q के ऊपर आएगा, C पॉइंट R के ऊपर आएगा. पूरा पूरा कवर करेगा उसको. जब वो पूरा पूरा कवर करेगा तो जो ये पॉइंट्स हैं A के साथ B, B के साथ Q, C के साथ R, ये R का correspondence relation. There is correspondence relation between vertices. Vertex A का corresponding vertex कौन सा है? P. Vertex B का corresponding vertex कौन सा है? Q. Similarly for C it is R. Now, the two triangles are congruent. Naturally, C. And I put PQR over ABC. मैंने आपको बताया वो पूरा पूरा कवर कर रहा है, तो नेचुरल सी बात है PQ AB के ऊपर पूरा पूरा आया होगा, QR BC के ऊपर पूरा पूरा आया होगा, PR AC के ऊपर पूरा पूरा आया होगा. तो AB की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई? PQ बराबर हुई उसके. AC की कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी हो गई? PR. ऐसे ही BC की कोरस्पॉन्डिंग साइड हो गई QR. इसको हम बोलते हैं CPCT, मींस कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स. ये तो मैं बात कर रहा हूँ केवल साइड्स की. अब एंगल्स भी जब ये पूरा पूरा कवर करेगा तो B एंगल Q के बराबर होगा, A एंगल P के बराबर होगा और C एंगल R के बराबर होगा. अगर मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि ABC, मैंने शुरू में ही आपको बताया कि A का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर P है, B का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर Q है, C का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर R है, तो ये इस तरह से 6 एलिमेंट हो गए, 3 साइड्स और 3 एंगल्स. लेकिन नॉर्मली हमारे माइंड में CPCT का मतलब 3 से रिलेट होता है. हम क्या करते हैं, 3 कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को तो यूज़ करते हैं, कभी SAS के नाम से, कभी ASA के नाम से, कभी SSS के नाम से, कभी RSS के नाम से. 3 पार्ट्स हम यूज़ करते हैं और बाकी 3 को CPCT में यूज़ करते हैं. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल ये बाद वाले 3 पार्ट ही CPCT हैं. सभी 6 पार्ट आपस में CPCT की तरह रोल प्ले करेंगे. CPCT means corresponding parts of congruent triangles. Corresponding parts of congruent triangles. Now,
This was all about congruence of triangles, so general about these terms. Now specifically results which are to be used in practical problems. वो क्या है? सबसे पहले एक एक्सियम वर्ड आता है. एक्सियम वर्ड का मतलब है किसी रिजल्ट को बिना प्रूफ किए हम जब यूज कर लेते हैं उसको बोलते हैं एक्सियम. यहाँ एक्सियम क्या है? SAS कॉन्ग्रुएंस रूल. साइड एंगल साइड मीन्स आपको दिया हुआ है AB PQ के बराबर दिया हुआ है, AB PQ के बराबर दिया हो, BC QR के बराबर दिया हो. दो साइड आगे, दो साइड के बीच की एंगल, यहाँ दो साइड के बीच की एंगल कौन सी है? B. और यहाँ दो साइड के बीच की एंगल कौन सी है? Q. मीन्स इसके बारे में वो कुछ भी नहीं दे रहा आपको. तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि अगर ABC ट्रायंगल और दूसरी ट्रायंगल PQR में कंपेयर करें, आपको दिया हुआ AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR. See which one is point common between them? It is B. Means at point B, which angle is there? That is B. May be called ABC. सेंटर में तो B रखना है. ऐसे ही यहाँ कॉमन पॉइंट कौन सा है? Q. तो सेंटर में तो Q ही रखना है. नाम उसको PQR लिखो या RQP लिखो, एक ही बात है. तो ये इक्वल आ गए. ये कौन सी थ्योरम हो गई है? SAS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम. मीन्स दो साइड्स और उसके बीच की एंगल. मतलब जरूरी नहीं है कि यही पार्ट होंगे हमेशा. ऐसा भी हो सकता है कि AB इक्वल टू PQ दिया हो, AC इक्वल टू PR दिया हो और उसके बीच का एंगल ये A और P इक्वल दिया हो, वो भी SAS है. लेकिन ध्यान रहे कोई ऐसी थ्योरम नहीं है जिसमें SS आ जाए या ASS आ जाए. मीन्स अगर एंगल दो साइड के बीच की नहीं है तो आप कॉन्ग्रुएंस कंक्लूड नहीं कर सकते. आप आंसर ये नहीं निकालोगे कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है. नेक्स्ट आई हैव ASA. अभी मैं बात कर रहा था दो साइड के बीच की एंगल. अब मैं कह रहा हूँ दो एंगल के बीच की साइड, दो एंगल्स के बीच की साइड. बी केयरफुल. दो एंगल्स के बीच की साइड मीन्स ट्रायंगल ABC. यू हैव ट्रायंगल, मैं नाम चेंज कर देता हूँ, UVW कर देता हूँ. तो ABC UVW. ASA एंगल B, मान लो एंगल B के बराबर है, एंगल C एंगल W के बराबर है. अब देखो दो एंगल के बीच की साइड कौन सी हुई? BC. और यहाँ कौन सी हुई? VW. मीन्स अगर आपको ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल UVW में ये कंडीशन दी हो कि एंगल B इक्वल टू एंगल B, BC इक्वल टू VW एंड एंगल C इक्वल टू W, तो ये कौन सा कंडीशन आ गई? ASA कॉन्ग्रुएंस थ्योरम. तो ऐसे में हम नाम कैसे लिखते हैं? तो कोरस्पॉन्डेंस रिलेशन, दैट इज जस्ट कोरस्पॉन्डेंस रिलेशन जो हमने यहाँ किया. इसके हिसाब से देखो एंगल, अगर एक भी आपको एंगल मिल जाता है तो आपको हेल्प कर देता है कि B का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट श्योरली कौन सा होगा? B का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट, पहले का नाम लिख लो ABC, दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? B. तो यहाँ दूसरे नंबर पे क्या आएगा? B. अब BC इक्वल टू VW. आपको पता लग गया B का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट तो B है, तो C का कौन सा हुआ? W. तो तीसरे नंबर पर आएगा W. C के तीसरे नंबर पर यहाँ W. तो नेचुरली थर्ड पॉइंट कम्स इन द फर्स्ट वन, UVW will be there. This is the correspondence relation. Same way can be applied in SAS axiom as well. Keeping same thing in mind. कि आप एक ट्रायंगल को दूसरे ट्रायंगल के ऊपर रखते हो, कौन सा पॉइंट किसके ऊपर आएगा वो कॉरस्पॉन्डेंस रिलेशन शुरू करता है. और उस कॉरस्पॉन्डेंस रिलेशन के हिसाब से ही आपको यहाँ लिखना पड़ेगा.
अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट कुछ, अगर आप इसको ABC की जगह BCA लिखकर यहाँ कुछ और आर्डर बना देते हो, 100% गलत होगा। कॉरेस्पॉन्डेंस रिलेशंस का वो मानना होगा। सेम वे नेक्स्ट AAS सी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रायंगल के तीन, ये एक्चुअली अलग थ्योरम नहीं है, इसी का स्पेशल केस है। क्यों भैया? जब आपको पता है दो एंगल बराबर हैं, ट्रायंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो तीसरा एंगल भी बराबर होना चाहिए। जब B एंगल V के बराबर है, C एंगल W के बराबर है, 180 माइनस सम ऑफ टू विल बी थर्ड एंगल। Here as well as here definitely equal means A भी U के बराबर होगा। इसका मतलब कोई दो एंगल बराबर हो और कोई एक साइड बराबर हो तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं, लेकिन आपको लिखना क्या, उसमें अलर्ट रहना है। देखो फिर मैं बोल रहा हूँ, यहाँ B एंगल है, यहाँ C, अगर तो बीच में BC लिखा हुआ है तो A ऐसे लिखना है। अगर BC के अलावा कुछ लिखा हुआ है, BC के अलावा का मतलब BC नहीं, या AB या AC, BC नहीं, AB या AC दोनों में से कोई एक लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे AAS कॉन्ग्रुएंसी। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, आपको प्रैक्टिस की। यू विल लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। इंट्रोडक्शन पार्ट को बड़ा सीरियसली लेना है, फिर चैप्टर शुरू करना है, अदरवाइज चैप्टर आप ओरिजिनली समझ नहीं पाओगे। नेक्स्ट आई हैव SSS congruence theorem. This is very interesting, especially for congruence point of correspondence relations point of view. It's okay कि SSS से हमें पता लग रहा है AB किसके बराबर है, UB के बराबर है, AC किसके बराबर है, सपोज UW के बराबर है, BC किसके बराबर है, BW के बराबर है। क्या कह रहे हैं आप, ABC दूसरी ट्रायंगल UVW। एक चीज नोट करो, जब आप ये दो ट्रायंगल ले लेते हो फर्स्ट टाइम में, इस समय आपको कुछ नहीं पता वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं। यानी यहाँ पर आपके ये ऑर्डर अगर चेंज होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मार्क्स नहीं कटेगा आपका। लेकिन जब आप लास्ट लिखोगे तो कोरेस्पॉन्डेंस रिलेशन का होना जरूरी है, तब आपको नंबर मिलेंगे, नहीं तो नहीं। सी एक्चुअली कमेंट में बार बार डिमांड किया गया कि आप हिंदी बोलो, कुछ हिंदी बोलो, तो इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ हिंदी में कवर अप करने की। क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू UV, BC इक्वल टू VW एंड AC इक्वल टू UW। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है ये पार्ट, अगर आपको समझ में आ गया तो चैप्टर समझ में आ गया, वो कुछ नहीं आ जाएगा। AB इक्वल टू UV शो कर रहा है A या तो U को, देखो बीच में कोई एंगल नहीं है, एंगल होती है तो बड़ा आसानी हो जाती है, बड़ा टेक्स्ट को हमें पता लग जाता है कौन सा कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट है। यहाँ नहीं है, यहाँ देखो कि एक पॉइंट पकड़ लो कोई भी, एनीवन यू लाइक ABC में से। अब देखो A कोरेस्पॉन्ड किसको करेगा, रफ वर्क पे लिख लो, A कोरेस्पॉन्ड करेगा पहले वाले को या दूसरे वाले को, या सर को A। अब A यहाँ दूसरा कौन सा है, ये A है। अब चेक करो, A कोरेस्पॉन्ड करेगा किसको, आइदर U और W। सी एग्री करना, इन दोनों में से एक को ही तो कोरेस्पॉन्ड करेगा। जब ये दोनों बराबर हैं तो एक दूसरे के ऊपर तो आएंगे, चाहे आप AB के ऊपर UV रख दो या VU रख दो, यही तो होगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं होने वाला। मीन्स A कोरेस्पॉन्ड होगा U को या V को। सेम वे यहाँ पर A कोरेस्पॉन्ड होगा U और W को। चेक करो दोनों में कॉमन क्या है, U। जो दोनों में है वो क्या है, U। इसका मतलब हमें समझ में आ गया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू A का कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट U श्योर हो गया। एग्रीड और नॉट। अब A का कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट U श्योर हो गया तो दूसरे का दूसरा होगा, यानी B का B होगा, B का B होगा, और ऐसे ही तीसरे का तीसरा होगा, मीन्स W होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ पहला कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट निकालने में आपको टाइम लगेगा, बाद में नहीं। सो इट्स ऑल अबाउट SSS कॉन्ग्रुएंस थ्योरम। नेक्स्ट आई हैव RHS कॉन्ग्रुएंस
theorem, which means right angle hypotenuse side means दो right angle triangle में एक hypotenuse और एक साइड, नेचुरली एक राइट एंगल तो है ही, दोनों में एक राइट एंगल है, एक साइड इक्वल है, ये इसके बराबर है या ये इसके बराबर है, कोई एक हो सकता है। हाइपोटेन्यूज बराबर है, ये हाइपोटेन्यूज है, 90 के सामने वाले साइड को आप हाइपोटेन्यूज बोलोगे। अब नाम कुछ भी लिख दो, मैं नाम यहाँ पर जिगजैग लिखूंगा, वो नहीं लिखूंगा ए बी सी पी के वाई, अब कुछ जिगजैग लिखता हूँ समझाने के लिए, क्यू पी आर चेंज कर दिया, ए के जैसे नॉर्मली पी के वार फॉर्मूला लिखकर जनरल लिख दिया, कोई भी देखते हैं क्या होगा। अब आप शुरू में जब लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ए बी सी एंड ट्रायंगल पी के वार लिखो। पहली कंडीशन 90 डिग्री, एंगल सी किसके बराबर है, एंगल आर के, ये तो सेम ही आ रहा है, सेम ही आ रहा है, सी कॉरस्पॉन्ड्स टू आर। जब एंगल मिल जाता है तो आपको बहुत हेल्प करता है। Each इक्वल टू 90 डिग्री, इसका पता लगा हमें। हाँ, अब राइट एंगल है तो RHS की पॉसिबिलिटी है, हर बार नहीं होगा जब राइट एंगल होगा, लेकिन राइट एंगल है तो हाइपोटेन्यूज चेक करते हैं। हाइपोटेन्यूज हमें इक्वल दिया हुआ है, क्या नाम है, BC इक्वल टू PQ, बाई चांस सेम नेम आ गया, PQ BC इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू BC is given to be PR, same sign is there, it is PR, BC as PR, तो ये कंडीशन ये हो गई। और एक हाइपोटेन्यूज AB equal to PQ, AB equal to PQ। Now for naming what to do, write first ABC। मैंने आपको बताया यहाँ पे आगे पीछे लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ अगर गलत लिख दिया तो गलत हो जाएगा बिल्कुल। सी का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है, आर, यानी तीसरे नंबर पर श्योर आर आएगा, तीसरे नंबर पर श्योर आर आएगा, यानी सी का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा आया, आर। ये आपको करके दिखाने के लिए, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। सी का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट अगर आर है तो बी का कौन सा होगा, बी का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट होगा पी, तो मुझे लिखना होगा बी की जगह पी, यानी सेकंड नंबर पर लिखना होगा पी, और थर्ड नंबर पर ऑटोमेटिकली कौन सा आया, पी आर के थर्ड कौन सा पॉइंट रह गया, क्यू, तो क्यू फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा। मैंने ए का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट कोई भी नहीं लिखा, देखो ध्यान से, बी का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या लिखा आपने, पी, बी का कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या लिखा आपने, क्यू पी, और ए का क्या होगा, क्यू, तो पहला क्यू। ध्यान से देखो, ए बी सी हेयर कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल क्यू पी आर, पी क्यू आर नहीं है, ऐसा हो सकता है कभी। कब सही लिखोगे, जब आप कोरस्पॉन्डेंस रिलेशंस को समझोगे, इसको अप्लाई करने की प्रैक्टिस करोगे। अब केवल दो स्टेप्स हमारे पास रह गए, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, वो भी आइसोस्सेलेस ट्रायंगल वर्ड यूज कर रहे हैं, तो ध्यान रहे आइसोस्सेलेस का मतलब दो साइड्स का इक्वल होना है, एंगल्स का इक्वल होना जरूरी, एंगल्स का इक्वल होना आइसोस्सेलेस ट्रायंगल नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स एंगल्स इक्वल होती हैं, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ आइसोस्सेलेस ट्रायंगल, लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ दो साइड्स बराबर दे रखे हों, एक ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर दे रखे हों, ए बी ए सी के इक्वल है, ए बी अगर ए सी के इक्वल है तो ए बी के सामने वाला एंगल कौन सा है, सी, ए सी के सामने वाले एंगल के बराबर होगा। दिस इज टू बी यूज्ड, मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर ए बी इक्वल टू ए सी है, ध्यान दो, ए बी के सामने का एंगल सी इधर आ जाएगा सी, और ए सी के सामने का एंगल बी इधर आ जाएगा बी, तो यहाँ हम ये रीजन लिखेंगे, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये मीनिंग है इसका, वाइडली यूज्ड। ऐसे ही रिवर्स, अगर एंगल इक्वल दे रखे हों तो एंगल के सामने वाली साइड इक्वल होगी, वो बी पार्ट सी, एंगल सी, मान लो आपको कहा ट्रायंगल ए बी सी में एंगल बी इक्वल टू एंगल सी दे रखा है, तो बी के सामने की साइड कौन सी हुई, ए सी, और सी के सामने की साइड कौन सी हुई,
ए बी। तो अगर एंगल इक्वल है तो साइड्स इक्वल होंगी। इसके ब्रैकेट में रीजन कौन सा आएगा, बी पार्ट, और यहाँ कौन सा आएगा, ए पार्ट। दैट्स ऑल। गुड लक।